समाजवादी पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार में आई 2012 से 2017 तक और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उस समय के अगर मंत्रिमंडल को खंगालेंगे तो असली अगर देखा जाए तो वह सवर्णों की ही सरकार थी। ब्राह्मण समाज में माता प्रसाद पांडे जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष, तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री देवरिया से, आप इधर आ जाएंगे रायबरेली से तो डॉक्टर मनोज पांडे कई मलाईदार विभाग के मंत्री थे जो अब भगोड़ा साबित हो गए। प्रतापगढ़ के रहने वाले डॉक्टर शिवाकांत ओझा प्रौद्योगिकी मंत्री थे, तो वही राजा राम पांडे जो है खादी ग्राम उद्योग मंत्री रहे। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उनके भाई जो थे तारकेश्वर मिश्रा जी, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया चेयरमैन बना करके। उनकी बेटी जो मीना तिवारी थी उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। खेद इस बात का होता है जनेश्वर मिश्रा जी के गांव में जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ मात्र 3 वोट मिला था। राजपूत बिरादरी में देखेंगे तो गाजीपुर के ओम प्रकाश सिंह जी का नाम जो है देख सकते हैं। फिर आप आगे आएंगे प्रतापगढ़ में तो राजा भैया जो है कि कैबिनेट मंत्री थे। गोंडा के जो है कि राजा आनंद सिंह, आगरा के राजा अरिदमन सिंह एक कैबिनेट मंत्री थे। बाराबंकी से अब 2014 का लोकसभा चुनाव आप देखेंगे रेवती रमन सिंह हार गए, भूमिहार बिरादरी के थे। रेवती रमन सिंह को राज्यसभा में भेजा गया। नीरज शेखर जब चुनाव हार गए उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। मोहन सिंह चुनाव हारे उनको राज्यसभा में भेजा गया। और जब बीच में दिवंगत हो गए तो उनकी बेटी कनकलता सिंह को राज्यसभा में भेजा गया। ब्रजभूषण तिवारी जी जब लोकसभा का चुनाव खलीलाबाद से हार गए। कह रहे हैं कि ये ठाकुर और ब्राह्मण 12 और 17 के बीच आपकी जो सरकार रही उसमें बड़े बड़े पदों पर है। मैं जितना आपने नाम गिना दिया तो मुझे तो लगता है कि जितना सम्मान अगड़ों को समाजवादी पार्टी ने दिया उतना आज की सरकार में जनता पार्टी नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो भागीदारी भी तो 10% को आप फिर दे रहे हैं। बता रहे हैं सब पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सब सवर्ण आपके यहाँ मंत्री रहे। कोई पिछड़ा थी, पिछड़ा भी रहा, बताएंगे? देखिए साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी सवर्णों की विरोधी है। खास तौर पर इस वक्त कहा जा रहा है जब से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है तब से लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगड़ों की विरोधी है, खास करके ठाकुर और ब्राह्मण समाज की। ये जो चर्चा है वो हम जो है कर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे इस जो अहम मुद्दे पर कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बातें कही जा रही है, जो बातें निकल कर के आ रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चाओं में है कि क्या सच में समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अलावा जो विरोध का काम कर रही है वो ठाकुर और ब्राह्मण समाज जो इस उत्तर प्रदेश में उसका विरोध कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। ये जो पीडीए का नारा है आपका, ये पीडीए का नारा जब से अखिलेश यादव जी ने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर ये बातें निकल करके आ रही है कि जो समाजवादी पार्टी है अब ठाकुर और ब्राह्मणों की विरोधी है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए समाजवादी पार्टी पर जो अगड़ा विरोधी, सवर्ण विरोधी, ब्राह्मण ठाकुर विरोधी कहा जा रहा है यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। अगर समाजवादी पार्टी के इतिहास भूगोल को देखेंगे, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो हमारे राजपूत बिरादरी से बाबू भगवती सिंह हो, चाहे कपिल देव सिंह हो, मोहन सिंह जैसे राजपूत बिरादरी के जो है दमदार नेता पार्टी में रहे। वही ब्राह्मण समाज के ब्रजभूषण तिवारी हो, चाहे रमाशंकर कौशिक हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो। समाजवादी पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार में आई 2012 से 2017 तक और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उस समय के अगर मंत्रिमंडल को खंगालेंगे तो असली अगर देखा जाए तो वह सवर्णों की ही सरकार थी। वहां पर अति पिछड़े कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। अच्छा, जब ये सरकार में थे आप तो 12 से 17 तक में आप देखिए कि ब्राह्मण समाज में माता प्रसाद पांडे जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष, तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री देवरिया से, आप इधर आ जाएंगे रायबरेली से तो डॉक्टर मनोज पांडे कई मलाईदार विभाग के मंत्री थे जो अब भगोड़ा साबित हो गए। प्रतापगढ़ के रहने वाले डॉक्टर शिवाकांत ओझा प्रौद्योगिकी मंत्री थे, तो वही राजा राम पांडे जो है खादी ग्राम उद्योग मंत्री रहे।
और इधर देखेंगे आपके गाजीपुर जनपद में एक ऐसी विधानसभा है गाजीपुर सदर, जहां नंबर 1 पर वहां बिंद और मल्लाह, दूसरे नंबर पर यादव, तीसरे नंबर पर दलित बिरादरी है और ब्राह्मण समाज का 3000 भी वोट नहीं होगा। उठेलू चिल्हा की तरह विजय मिश्रा जो है हेलीकॉप्टर से गए और 400 कुछ वोटों से जीते और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ा मलाईदार धर्मार्थ विभाग और श्रवण यात्रा मंत्रालय का जो है कि उन्हें मंत्री बनाया गया विजय मिश्रा को, और स्वतंत्र प्रभार का मंत्रिमंडल बनाया गया। प्रोटोकॉल मंत्री के रूप में जो माननीय अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द रहते थे, अभिषेक मिश्रा थे लखनऊ के, तो बगल से जो है कि पवन पांडे जी थे, ये ब्राह्मण समाज की। इसके साथ साथ जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर किसी ने बनाया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। उनके भाई जो थे तारकेश्वर मिश्रा जी, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया चेयरमैन बना करके। उनकी बेटी जो मीना तिवारी थी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। खेद इस बात का होता है कि इतने ब्राह्मण समाज के लोगों को, और तमाम ऐसे देखेंगे जो नामित मंत्री होते हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री, उसमें दर्जनों जो है ब्राह्मण समाज के मंत्री रहे। लेकिन जनेश्वर मिश्रा जी के गांव में जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, मात्र 3 वोट मिला था। जनेश्वर मिश्रा मात्र 3 वोट मिला। और विजय मिश्रा जिस गांव के रहने वाले थे, मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के, उस गांव से मात्र 1 वोट मिला। यह हाल रहा। राजपूत बिरादरी में देखेंगे तो गाजीपुर के ओम प्रकाश सिंह जी का नाम जो है देख सकते हैं। फिर आप आगे आएंगे प्रतापगढ़ में तो राजा भैया जो है कि कैबिनेट मंत्री थे। गोंडा के जो है कि राजा आनंद सिंह, आगरा के राजा अरिदमन सिंह एक कैबिनेट मंत्री थे। बाराबंकी से जो जौनपुर के रहने वाले हैं, बाराबंकी से चुनाव जीतते हैं, अरविंद सिंह गोप कैबिनेट मंत्री थे। इसके साथ साथ मदन चौहान और पंडित सिंह, इनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था और लगभग में आधा दर्जन से अधिक जो है राज्य मंत्री थे राजपूत समाज के। जब 2014 का लोकसभा चुनाव आप देखेंगे, रेवती रमन सिंह हार गए, भूमिहार बिरादरी के थे। रेवती रमन सिंह को राज्यसभा में भेजा गया। नीरज शेखर जब चुनाव हार गए, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। मोहन सिंह चुनाव हारे, उनको राज्यसभा में भेजा गया। और जब बीच में दिवंगत हो गए तो उनकी बेटी कनकलता सिंह को राज्यसभा में भेजा गया। ब्रजभूषण तिवारी जी जब लोकसभा का चुनाव खलीलाबाद से हार गए तो उनको राज्यसभा में भेजकर समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। बाद में बीच में वो दिवंगत हो गए तो उनके बेटा आलोक तिवारी को जो है कि राज्यसभा में भेजा गया। और हम लोगों के गिरिजन जनपद पड़ोसी के ही है, समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में अरविंद सिंह जी को राज्यसभा में भेजा गया 2 साल के लिए। फिर कार्यकाल खत्म हुआ तो एमएलसी बनाया गया। कैबिनेट में नारद सिंह, भूमिहार ब्राह्मण बिरादरी के, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह थे, उनको जो है चेयरमैन बनाया गया। वहीं शत्रुघ्न प्रकाश जो कि बाबू राजनारायण जी के भाई के दामाद लगते हैं, उनको जो है कि एमएलसी बनाया गया। और उनकी शत्रुघ्न प्रकाश की पत्नी अंजना प्रकाश को जो है चेयरमैन बनाया गया। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में, और सबसे बड़ा जो पद होता है प्रतिपक्ष का, तो आज विपक्ष का नेता जो है माता प्रसाद पांडे जी को बनाया गया है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया है, इसमें अगड़ा और सवर्णों को कोई स्थान नहीं। आप देख लीजिए कि अगड़ों को इतना सम्मान दिया गया। यही डॉक्टर मनोज पांडे कह रहा हूँ, जितना आप कह रहे हैं कि ये ठाकुर और ब्राह्मण 12 और 17 के बीच आपकी जो सरकार रही, उसमें बड़े बड़े पदों पर है। मैं जितना आपने नाम गिना दिया तो मुझे तो लगता है कि जितना सम्मान अगड़ों को समाजवादी पार्टी ने दिया उतना आज की सरकार में जनता पार्टी नहीं दे रही है। तो ये जो आरोप आप देखेंगे कि हमारे पार्टी से, हमारे वोट बैंक से चुनाव जीता डॉक्टर मनोज पांडे ऊंचाहार से, भगोड़ा साबित हुआ। विनोद चतुर्वेदी कालपीस चुनाव जीते, वो भी भगोड़ा चले गए राज्यसभा के चुनाव के समय। राकेश प्रताप सिंह ठाकुर को देख लीजिए, वो भी भगोड़ा साबित हुए। अभय सिंह जो कहते थे कि नेताजी जूता मार करके भी हमको भगाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, और जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो उनकी आत्मा डोल गई। और उनके में जो है उन्होंने ये आरोप इन लोगों ने लगाया कि राम मंदिर का दर्शन करने के लिए रोका गया। अरे तुम्हें कौन रोका? इतने दिन तक क्यों तुम बैठे थे? उसी समय तुम्हें जाना था। राम मंदिर से इतना लगाव था तो कौन रोक रहा था? लेकिन यह जो हवा फैलाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी, देखिए होना चाहिए, हमारी जो पार्टी का
जो एजेंडा है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक बाबा साहेब भीमराव, आप तो जगदेव बाबू के भी नारे पर खड़ा नहीं है, आप तो कांशी राम के नारे पर खड़े नहीं है। पूरी तरह से मानवर कांशी राम जी ने, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) में व्यवस्था दिया समानुपातिक हिस्सेदारी की, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो आप सवर्णों को दे दिए। लेकिन सोच समझ कर देना होगा। ऐसे पता लगा भगोड़े निकल जाए तब क्या करेंगे? पूरी तरह ठोक बजा करके जो है आप किसी को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारे वोट से जीते और जो है कि वह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आकर उम्मीदवार बन जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी की पाले में चलकर हमको सरकार बनाने से रोकने का काम करें। तो हमें बड़ा ठोक समझ करके जो है ऐसा काम करना होगा। और जो समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो भागीदारी भी तो 10% को आप फिर दे रहे हैं, बता रहे हैं सब पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सब सवर्ण आपके यहाँ मंत्री रहे। कोई पिछड़ा भी रहा, बताएंगे? देखिए, अति पिछड़ों में जो 14 में जो समाजवादी पार्टी ने इतना बेहतरीन काम किया, कन्या विद्याधन हो, शुल्क प्रवृत्ति और छात्रवृत्ति योजना हो, और आप देखेंगे लैपटॉप का वितरण हो, बेरोजगारी भत्ता हो, तमाम जन कल्याण। ये सब मत बताइए ना, मंत्री बताइए, मंत्री किसे भेजा आपने राज्यसभा? उत्कृष्ट काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आप उत्तर प्रदेश के सोशल इंजीनियरिंग को देख लीजिए, सामाजिक जातिगत समीकरण को देख लीजिए। सामाजिक न्याय समिति के आधार पर नंबर 1 पर यादव समाज है, 10.48% आबादी है। ठीक है, यादव समाज के 5 मंत्री थे। भाई यादव लाठी डंडा खाता है, यादव चंदा देता है, यादव बूथ की रखवाली करता है, तो यादव 6-7 मंत्री, चाहे कैलाश यादव जी बन गए हो, पारसनाथ यादव बन गए हो, चाहे दुर्गा प्रसाद यादव, चाचा शिवपाल यादव रहे हो, चाहे बलराम यादव रहे हो। तो इस पर हमको टिप्पणी हम लोगों ने, क्योंकि एमवाई की पार्टी ही उसे कहा जाता है, और एमवाई जान की बाजी लगा करके समाजवादी पार्टी को सींचने संवारने का, फलने फूलने का अवसर देता है। लेकिन अति पिछड़े वर्ग में दूसरे नंबर पर निषाद समाज की आबादी आती है, 7.98%। निषाद समाज का पूरा जब मंत्रिमंडल बना तो केवल एक गैर यादव पिछड़ों में अगर देखा जाए तो राजेंद्र चौधरी जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, और 6 महीना के बाद उनको मंत्रिमंडल से वो बर्खास्त हो गए थे। तीसरा जब विस्तार होता है तो गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। अंतिम समय जब एकदम आता है तब जाकर के जब 3-4 महीना का चुनाव होता है तो चाहे साहेब सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, चाहे शंकरलाल माझी को बनाया गया। और बड़े देखा जाए सोशल इंजीनियरिंग में 7.98% निषाद समाज का राज्य मंत्री ही रहा। फिर देखा जाए इसके बाद आता है काछी कुशवाहा माली सैनी बिरादरी के, आलोक शाह के राज्य मंत्री ही रहे। पाल बिरादरी की आबादी 3.38% है, विजय बहादुर पाल राज्य मंत्री ही रहे। 1.84% आबादी कुम्हार प्रजापति बिरादरी की आती है। तो तीसरे विस्तार में गायत्री प्रसाद प्रजापति जी को कैबिनेट का दर्जा है और बहुत अच्छा विभाग, खनन विभाग दिया गया। इसके बाद कुर्मी समाज की आबादी 4.01% है। उनके तो पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक गंगवार जी को जो है उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था, लेकिन अंतिम समय में राममूर्ति वर्मा को जो है कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद लोधी समाज की आबादी 3.60% उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में है। मानपाल सिंह जी नेताजी के मंत्रिमंडल में जो 2003 से लेकर के 7 तक था, उसमें वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, लेकिन मानपाल सिंह जी को माननीय अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया, महत्वहीन अवस्था में। और एक राममूर्ति सिंह वर्मा हमारे किसान लोधी निषाद बिरादरी के, जो कि जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे, 2 बार लोकसभा का चुनाव शाहजहां में हराने का काम किया, 3-4 बार विधायक रहे और उनको अंतिम समय तक राज्य मंत्री ही बनाकर रखा गया। और अनुसूचित जातियों में देखेंगे तो 11.89% चमार जाटव बिरादरी की आबादी है। रामकरण आर्य जो कि बस्ती के रहने वाले थे, उनको राज्य मंत्री बनाया गया। और 3.87% पासी की आबादी है। तो अवधेश प्रसाद को जो है, जो इस समय सांसद हैं अयोध्या से, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो सारी जातियां, अब किसी का मंत्रिमंडल जब गठित होता है तो उसकी पोस्टमार्टम करती हैं कि हमारी जाति का कौन कौन मंत्री बना है, हमारे समाज को क्या हक हिस्सा दिया गया। और ये सारी जातियां, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ी मुखरता से आगे बढ़ाने का काम किया कि अति पिछड़ों की सपा की सरकार में पूरी तरह राजनीतिक अपमान हो रहा है। और सारी गैर यादव पिछड़ी जातियां वो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आकर उसके पाले में चली गई।
लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हम हुआ। रोकेंगे, आपको रोकेंगे। एक चीज हमको ये बताइए कि जब 12 और 17 की सरकार में सबसे ज्यादा सम्मान सवर्णों को दिया गया, ठाकुर पूरी ब्राह्मण तरह से। बड़े बड़े पदों और मलाईदार पदों पर रहे, फिर उसके बाद आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आपका ही सबसे ज्यादा विरोध ब्राह्मण ठाकुर कर रहे हैं। आप ही बता रहे हैं कि जिनको खूब ज्यादा सम्मान मिला उनके गाँव से 3 वोट मिल रहा है, उनके गाँव से जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से इतना बड़ा पार्क बना, उनके गांव से 24 में अब 3 वोट पाते हैं। विजय मिश्रा हेलीकॉप्टर से आए, टिकट पाए, जीते, मंत्री बन गए, 400 वोट से चुनाव जीते थे, 412 वोट। मंत्री बने, 1 वोट उनके जो है उनके एक वोट बूथ मिला में। था लोकसभा तो चुनाव। ये क्यों हो रहा है? आपका ही विरोध, जो जिसको खूब मलाई आप खिलवा रहे हैं, आप सबसे ज्यादा विरोध यही तो गलतियां हम लोगों से हुई। राजकिशोर सिंह बस्ती से ठाकुर बिरादरी के थे, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। राधे श्याम सिंह कुशीनगर के दमदार नेता रहे, उनकी खूब चलती रही। तो ऐसे लोगों को, राजपूत और भूमिहार हो चाहे ब्राह्मण बिरादरी के, उनको स्थान दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो 2012 से 17 तक जो अति पिछड़ी जातियां, चाहे निषाद हो, चाहे काची कुशवाहा मौर्य हो, चाहे लोधी किसान हो, चाहे पाल प्रजापति हो, इन जातियों का जो उपेक्षा मान लिया कि आरोप लगा और उसका खामियाजा जो है कि हमको भुगतना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिक लाभ 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उठाया, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उठाया, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उठाया, 22 में भी उसका असर दिखाई दिया, अति पिछड़ों वाला मुद्दा। और 2024 में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला को आगे किया और पीडीए को ध्यान में रख करके सोशल इंजीनियरिंग को फिट करने का काम किए, तो 10 कुर्मी को उन्होंने टिकट दिया, 5 यादव को दिया, तो 5 निषाद को भी टिकट दिया, और 6 टिकट जो है काची कुशवाहा मौर्य सैनी समाज को दिया, 6 जो है कि जाटव और चमार बिरादरी को दिया, 7 पासी को टिकट दिया गया, 4 ब्राह्मण और 4 बनिया को टिकट दिया गया, 2 जो है कि ठाकुर बिरादरी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, 1 राजभर को दिया, 1 भूमिहार को दिया, 1 जो है कि हमारे लोधी का दिया, 1 खरवार को दिया गया, 1 जाट को दिया गया, 1 गुर्जर को दिया गया। इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग को फिट किया गया 2024 में। तो जो समाजवादी पार्टी के 99% नेता यह नहीं सोचते थे कि हमारी पार्टी दहाई भी क्रॉस करेगी। और हम लोग, हमारा तो आकलन था, क्योंकि जमीन पर हमने काम किया था कि हम जो है 48 से 53 सीट जीतेंगे, और ये पूरी तरह आसानी थे। लेकिन कोई नेता, एकाक नेता थे, कहते थे 15 सीट जीत जाएंगे, 16 सीट जीत जाएंगे। लेकिन हमारे पीडीए ने जो है कि अपनी ताकत दिखाया संविधान के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, और पिछड़े दलित के अधिकार और सम्मान के मुद्दे पर। और समाजवादी पार्टी जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करके तो देश की नंबर 3 सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो है नंबर 1 की पार्टी बनी। 2027 के विधानसभा चुनाव में मेन सारी जातियों को, हम तो कहते हैं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत, लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी, इस तरह की जो जातियां, उनको भी राजनीतिक सम्मान और टिकट वितरण में हिस्सेदारी देने के साथ साथ जो थान वाली जातियां हैं, जिनको जत्थे वाली जाति कहा जाता है, तो चाहे वो यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो, चाहे काछी कोयरी शाक के माली सैनी बिरादरी हो, चाहे निषाद कश्यप लोधी बिंदे समाज हो, हमारे पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में राजभर और चौहान भी प्रभावशाली हैं। हमारे जो है कि झांसी बेल्ट और आगरा बेल्ट में हमारा पाल समाज प्रभावशाली है। तो इनको टिकट में हिस्सेदारी कायदे से दे करके सोशल इंजीनियरिंग को, माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को फिट करना होगा। और निश्चित रूप से 2027 में अगर हम लोगों ने सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर दिया, और हमारी लड़ाई 10 बनाम 90 की है, और देखिएगा हमारी सरकार बनेगी। हमें विश्वास है कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) और 16(4)A और में एक एक्ट और जोड़ देंगे, 16(5) जोड़ करके जो निजी क्षेत्र हैं उनमें भी समानुपातिक हिस्सेदारी जो है देने का काम समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से करेगी। क्योंकि आज का मुद्दा जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखलाहट में जो है वो तरह तरह के एजेंडे लेकर के हमारे पीडीए को कमजोर करने का, समाजवादी पार्टी को लांछित करने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं तमाम मुल्ला है, मौलवी हैं, वो कभी डिम्पल यादव जी पर टिप्पणी कर देते हैं, कभी जो है कि भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन जो करड़ी सेना है उनके पदाधिकारी जो है इकरा हसन जैसी सौम्य शालीन और पूरे देश में जो है कि एक नारी शक्ति की अमिट पहचान देने वाली, आज अभी तो हदें पार कर दिया। कभी जो है कि मौलाना राशिद बोल दे रहा, कभी जो है कि मौलाना के नाम पर जो है इस देश की सबसे सौम्य, सबसे सभ्य महिला सांसदों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी ये भारतीय जनता पार्टी का, जो ये मौलवी के नाम पर, और जो मुसलमान प्रवक्ता जो है
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कभी इकरा हसन के खिलाफ बोल दे रहे हैं, कभी जो है कि एक महिला जो सांसद हमारी है, नेत्रियां हैं, उनमें एक अलग पहचान रखने वाली, जिसमें भारतीय नारी की पहचान दिखाई देती है। डिम्पल यादव जी पर ओछी टिप्पणी करता है, कहने को मौलाना, या हमको तो लगता है कि वो अनिरुद्धाचार्य के मौसी का लड़का या मामा का लड़का है, दोनों की भाषा एक है। अनिरुद्धाचार्य कहता है कि 25 साल से के बाद शादी करने पर वो लड़कियां तो 4 जगह मुंह मार देती है, क्योंकि देखो उनको प्रैक्टिकल मालूम है अनिरुद्धाचार्य के, क्योंकि इनके मामा की लड़की, बुआ की लड़की और जो है कि इनकी खुद की बहन और चाचा की लड़की जो है ना 20-22 बरस की रही और पता लगा कई ठौर देख ली थी, तो इसलिए उनको घर का अनुभव है। इसलिए पूरी भारतीय समाज की, हमारी बहन बेटियों पर इस तरह की टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे मौलाना नाजमी असरफी हो, चाहे रसीदी हो, इस तरह की जो दे रहे हैं। और रसीदी के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो 5,000 रुपया लेकर डिबेट में बैठने जाता है, वह भाजपा का पक्ष रखता है। और जी अगर कोई मान ला मौलवी हो, कोई धर्मगुरु हो, कोई धर्माचार्य हो, कोई पादरी हो, अगर इस तरह की टिप्पणी करता है तो हमको तो लगता है रसीदी ने जो बयान दिया है कि पीठ दिखाई देती है, तो कहीं ये दिखाई देता, तो ये जाते होंगे अपने नातेदारी रिश्तेदारी में ना, तो घर की महिलाओं के बुरके के अंदर जो है, सलवार समीज के अंदर ये देखते होंगे कि ब्रा का कलर क्या है, पैंटी का कलर क्या है। इस तरह के नीच है, ये मौलाना के नाम पर कलंक है। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे जो अखिलेश यादव का नारा है पीडीए का, उस पीडीए के नारा के बाद जो सवर्ण हैं, जो अगड़े हैं, वो पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। कह रहे हैं कि पीडीए में हमारा स्थान कहाँ है। साफ तौर पर अब तो गांव-गांव चले जाइए, क्षेत्रों में चले जाइए, तो ये एक बात ज़रूर कही जा रही है कि उस पीडीए में ठाकुर और ब्राह्मण कहाँ है। हालांकि अखिलेश जी ने तो कई बार कह दिया है कि जो हमारे पीडीए का नारा है उसका मतलब है पीड़ित, दुखी और अपमानित जो भी लोग हों, चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, कोई भी हो। लेकिन जो है अब ये जो नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, वो 2027 के लिए लोग तो कह रहे थे घातक होगा, लेकिन सोचिए 2024 में इन्हीं के बूथों पर कितना कितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। फिर भी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत करके बेहतरीन प्रदर्शन किया, देश की 3रे नंबर की पार्टी बनी। लोकसभा के चुनाव के दौरान 2027 का जो चुनाव है, अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में, एक बात तो साफ है, 24 की तरह 27 में भी पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के फार्मूले पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 24 के बाद 24 की तरह 27 का भी परिणाम क्या इस उत्तर प्रदेश में आता है। फिलहाल वो सब सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहें जनादेश भारत के साथ। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।